हेलो बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं हम। कल हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर की एडिशनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया था। तो आज अब हम इस चैप्टर के फाइनल पार्ट पे आते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शंस, जैसे केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस याद रहती हैं या आपको याद रखनी पड़ती हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी रिएक्शंस याद रखनी पड़ेंगी। पर बेसिक कंसेप्ट हम समझेंगे और इन क्वेश्चंस जो आते हैं इस पर वो सीधा सीधा आपके बिल्कुल रिएक्शन पर बेस्ड ही आएंगे। तो दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है कि इसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियस होगा और ये हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा और साथ में कुछ पार्टिकल्स भी एमिट करेगा और साथ में एनर्जी। यानी कि इस तरह की जो रिएक्शन होती है, इसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस होगा और ये डिवाइड हो जाएगा। ये जो बड़ा न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो छोटे छोटे न्यूक्लियस इससे बनते हैं वो डॉटर न्यूक्लियस कहलाते हैं। और ये पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी हम देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस दो या दो से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिशन, ठीक है। अब ये क्यों टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो सबसे पहले देखते हैं हम। न्यूक्लियर फिशन इज द रिएक्शन in which a heavy nucleus, यानी कि भारी न्यूक्लियस, स्प्लिट्स। स्प्लिट्स का मतलब होता है टूट जाना। स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर न्यूक्लियस। टू और मोर। स्मॉलर का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसे न्यूक्लियस में टूट जाए जो फ्यूजन देंगे। तो स्मॉलर का मतलब है कि मिडिल साइज, जो ऑलमोस्ट स्टेबिलिटी रीजन में आ जाए, इस तरह के न्यूक्लियस में वो टूटना चाहेगा। तो ऐसे न्यूक्लियस में वो टूटेगा, जो कि स्टेबल रीजन, जो हमने कल पढ़ लिया था कि टूटने के बाद में वो छोटे न्यूक्लियस में नहीं जाएगा, बल्कि ये टूटने के बाद में मिडिल रीजन में आएगा। हैवी रीजन से मिडिल रीजन में आ जाएगा। हाँ, लेकिन इनका साइज पेरेंट न्यूक्लियस से तो छोटा ही होगा, इसलिए उसके कंपैरिजन में हम इनको स्मॉलर बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय हॉर्न एंड स्ट्रेसमैन बेसिक रिएक्शन जो होती है इसके अंदर, वो ये होता है कि इसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस होगा और इस बड़े न्यूक्लियस के ऊपर आप न्यूट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करेंगे, यानी कि न्यूट्रॉन यहाँ पर आकर के टकराएगा। तो ये न्यूट्रॉन है यहाँ पर और ये न्यूट्रॉन इससे कोलाइड करेगा। कोलिजन की वजह से क्या होगा कि ये न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा
और साथ में मिलेंगे आपको कुछ पार्टिकल्स और एनर्जी। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी आपको न्यूट्रॉन्स मिल सकते हैं। अल्फा पार्टिकल भी हो सकता है, ये बीटा पार्टिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और साथ में मिलेगा आपको एनर्जी। तो इस तरह की इसके अंदर रिएक्शन होती है। तो इसका एक एग्जांपल से समझें हम। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 92U235 है, तो इस पर आप न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करोगे, मतलब न्यूट्रॉन को आप इससे कोलाइड करवाओगे। तो कोलाइड करने के बाद में आपको अलग अलग न्यूक्लियस मिल सकते हैं, जैसे कि बेरियम मिला प्लस क्रिप्टॉन मिला, साथ में आपको 3 न्यूट्रॉन्स भी मिल गए, और साथ में आपको अप्रोक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मिल गई। तो ये जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाला पार्ट होता है ये कहलाता है रिएक्टेंट, और ये वाला जो पार्ट है इधर ये कहलाता है प्रोडक्ट। और साथ में मिलती है आपको एनर्जी। ठीक है, सबसे कॉमन एग्जांपल इसका यूरेनियम का टूटना ही है, और यूरेनियम के टूटने से इस तरह से आपको बेरियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, स्ट्रोंशियम इस तरह के न्यूक्लियस मिलेंगे। और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस मैं आपको दे दूंगा अलग से, जो आप जैसे केमिस्ट्री में याद करते हैं वैसे याद करेंगे। हाँ, लेकिन इसके जो फिनोमिनन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तो उन बातों को आप ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पर पूरी होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिस पर हम न्यूट्रॉन का बोmbardment करते हैं। बोmbardment का मतलब होता है हम इस पर न्यूट्रॉन को टकराते हैं। टकराने से आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे और पार्टिकल्स मिलेंगे, और साथ में क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट समझें और याद रखें। सबसे पहली बात कि न्यूक्लियस, जो बड़ी न्यूक्लियस होती है वो स्प्लिट होती है ड्यू टू अटैक ऑफ ड्यू टू अटैक ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के अटैक से ये न्यूक्लियस टूट जाती है। ठीक है ना, इस रिएक्शन में कुछ मास का डिके होता है, और वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इसके अंदर एनर्जी का मास में कन्वर्जन होता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, सॉरी उल्टा बोल दिया, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर लिखा है हमने कि कुछ मास का डिके हो जाता है, यानी कुछ मास खत्म हो जाता है, और उस मास के खत्म होने से आपको एनर्जी मिल जाती है। हम बेसिक जो बात कर रहे हैं वो यूरेनियम 235 के ही हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं, यानी इसके फिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जिस रिएक्शन की खोज जो मैंने बताया आपको, ठीक है ना,
तो इसके अंदर क्या होता है, बाय द फिशन ऑफ वन यूरेनियम न्यूक्लियस, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के टूटने से क्या मिलता है आपको, आपको मिलते हैं दो फ्रैगमेंट्स, यानी कि दो स्मॉल न्यूक्लियस, दो छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था, ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमें बेरियम और क्रिप्टॉन मिले थे, तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन भी हो सकते हैं, ये जीनॉन और स्ट्रॉन्शियम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यहाँ पर मिलेंगे, और साथ में आपको दो या फिर तीन न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, एक यूरेनियम के टूटने से, और एक यूरेनियम के टूटने से, एक यूरेनियम न्यूक्लियस के टूटने से वन यूरेनियम, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के टूटने से अप्रॉक्सीमेटली आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें यहाँ पर लिखी हैं जो कई बार पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो किसी में दो, किसी में तीन, तो इसका मतलब एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन्स हमें हर फिशन में मिलते हैं। वन यूरेनियम न्यूक्लियस के, एक यूरेनियम के न्यूक्लियस के टूटने से एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन आपको मिलते हैं, ठीक है। ये जो फिशन की रिएक्शन होती है, दिस फिशन रिएक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय अ थ्योरी, इसे एक थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं हम, या कर सकते हैं हम, और इसे बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल, जिसके अंदर एक बूंद छोटे छोटे बूंदों में टूटती जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो इसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, लिखते जाइएगा इन सब बातों को। ये जो मास की हम बात कर रहे थे, मास डिफेक्ट जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो मास डिफेक्ट इन ईच फिशन रिएक्शन, ईच फिशन का मतलब जब जब मैं ईच फिशन लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि एक यूरेनियम न्यूक्लियस का फिशन हो रहा है। तो मास डिफेक्ट जो होता है डेल्टा एम, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.1% होता है यूरेनियम का, यानी यूरेनियम न्यूक्लियस का जितना मास होता है, इसका मास नंबर 235 होता है, उस 235 का 0.1%, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0.1% ऑफ 235 AMU। 235 AMU का 0.1% डिके होता है, और इससे आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है पर फिशन में। एक फिशन में आपको अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। अब ये एनर्जी कहाँ जाती है, अप्रॉक्सीमेट दिस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसे क्यू एनर्जी कहते हैं। द रिलीज्ड एनर्जी इज कॉल्ड
क्यू एनर्जी, इसे क्यू एनर्जी कहते हैं। और ये जो क्यू एनर्जी होती है ये अप्रोक्सीमेटली जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है उसका 93% होता है, 90 से 93%। और बाकी का जो पार्ट होता है वो गामा रेस की फॉर्म में डिके होता है। यानी कि जब एक यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है ना बेटा, और ये टूटता है, जब आप इस पर न्यूट्रॉन की बौछार करोगे और ये टूटेगा, टूटने के बाद में ये छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाएगा, साथ में कुछ एक न्यूट्रॉन्स भी देगा, और प्लस क्या एनर्जी देगा, क्यू एनर्जी देगा। ये क्यू एनर्जी कहाँ से आएगी, ये क्यू एनर्जी होगी वो मास के डिके से आएगी। लेकिन मास के डिके से जो एनर्जी आती है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, मास के डिके से जो एनर्जी आ रही है ये, ठीक है ना। तो टोटल जो एनर्जी जो होती है, क्यू एनर्जी, जो डेल्टा एम के डिके से आ रही है, इसका अप्रॉक्सीमेटली 93% जो पार्ट है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। किसकी काइनेटिक एनर्जी, प्रोडक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी। ये प्रोडक्ट्स क्या हैं, जो रिएक्शन के बाद मिलते हैं उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये यानी ये जो एनर्जी मिल रही है, इस एनर्जी का अप्रॉक्सीमेटली 93% पार्ट इन सबको मिलेगा, और बाकी का जो 7% पार्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 7% जो पार्ट होता है वो जाता है गामा रेस की फॉर्म में। लेकिन ध्यान रहे आपको, न्यूमेरिकल्स में आप इसको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ही आप डिवाइड करें। टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो होती है, जिसको हम मान लेते हैं कि ये रिलीज्ड एनर्जी के बराबर ही है, और ये रिलीज्ड एनर्जी कितनी होती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर वास्तव में ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होती है, इसका अप्रोक्सीमेटली 93% होता है। बाकी 7% का जो पार्ट है वो गामा रेस की फॉर्म में चला जाता है, ठीक है ना। ये जो न्यूक्लियर का फिर जो फिशन हो रहा है यहाँ पर, फिशन रिएक्शन, ये बेसिकली दो टाइप की हो सकती है, कंट्रोल्ड चेन की फॉर्म में और अनकंट्रोल्ड चेन की फॉर्म में। अब ये चेन क्या है यहाँ पर, तो पहले हम समझें कि चेन रिएक्शन क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि शुरू शुरू में आपने न्यूट्रॉन को, ये जो न्यूट्रॉन है हाई काइनेटिक एनर्जी से आकर के कोलाइड हो गया, जिससे ये पहला न्यूक्लियस है, फर्स्ट न्यूक्लियस है, पहला यूरेनियम न्यूक्लियस है ये। और इसके स्प्लिट होने के बाद में आपको दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलेंगे, और साथ में मिलेंगे आपको 3 न्यूट्रॉन्स या 2 न्यूट्रॉन्स, चलो 3 मान लेते हैं। तो जैसे ये न्यूक्लियस है यहाँ पर यूरेनियम का,
और यूरेनियम का न्यूक्लियस जब स्प्लिट हो गया है तो आपको कौन कौन मिला? आपको मिला यहाँ पर, मान लेता हूँ मैं, ये मिला बेरियम, ये मिला क्रिप्टॉन। बेरियम और क्रिप्टॉन तो मिल गए, ये तो बेचारे अब रेडियोएक्टिव रहे नहीं। लेकिन जो न्यूट्रॉन्स मिले थे आपको, ये न्यूट्रॉन्स, ये 3 न्यूट्रॉन्स जो मिले थे, ये आगे जाकर के दूसरे यूरेनियम से टकरा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि 100% टकराएं, हाँ कुछ तो टकराएंगे टकराएंगे। तो यहाँ पर टकरा गए हैं ये। तो ये जो सेकंड स्टेप में आएगा, तो सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स निकले थे, और इन 3 न्यूट्रॉन्स में से 2 न्यूट्रॉन आगे इस रिएक्शन को कंटिन्यू करने के काम में आ गए। तो इस तरह से हर रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन्स निकलते जाएंगे वो आगे से आगे। अब जैसे ये 2 आ गए, तो 2 के आने से आपको पता है यहाँ पर 2 के आने से क्या होने वाला है। अब 2 के आने से एक तो बेरियम और क्रिप्टॉन इससे मिलेगा, साथ में इससे 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। बेरियम क्रिप्टॉन इससे भी मिलेगा, साथ में इससे 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 ही न्यूट्रॉन टकराएं, आगे 3 भी टकरा सकते हैं, 2 भी टकरा सकते हैं। वो पूरी तरह से आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है। तो ये बेरियम क्रिप्टॉन, ये बेरियम क्रिप्टॉन जो इनके न्यूक्लियस निकल रहे हैं, और ये बाकी के न्यूट्रॉन्स हैं। तो एक न्यूट्रॉन फिर यहाँ पे टकरा गया, ये न्यूट्रॉन जो निकला था वो यहाँ जाके टकरा गया, इसका ये न्यूट्रॉन खाली चला गया, इसका ये न्यूट्रॉन खाली चला गया, ये न्यूट्रॉन यहाँ जाके टकरा गया, ये खाली चला गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आगे रिएक्शन चलती जाती है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? चेन रिएक्शन। अब ये चेन रिएक्शन आपको दिख रहा है कि हर बार न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और वो न्यूट्रॉन आगे से आगे दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस को चलते जाएंगे। तो पहली बार में जो न्यूट्रॉन है वो प्राइमरी है, दूसरी बार में जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं वो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन्हें हम सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स कहेंगे। जो यहाँ पर निकल रहे हैं, ये प्राइमरी न्यूट्रॉन था हमारे पास में, जो पहली बार टकरा रहा था। इसके बाद में ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन है, और ये रिएक्शन आगे से आगे चलती जाएगी। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? चेन रिएक्शन। तो जैसे इस रिएक्शन को केमिकल फॉर्म में लिखें अगर हम, तो 92U235 था हमारे पास में, और इस पर आपने प्राइमरी न्यूट्रॉन को कोलाइड करवाया, अटैक करवाया, जिससे आपको बेरियम मिला, क्रिप्टॉन मिला, और साथ में आपको 3 न्यूट्रॉन्स मिल गए। और साथ में आपको 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं, और ये सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे, और जिस रिएक्शन को ये बनाएंगे उसे हम चेन रिएक्शन कहेंगे। तो चेन रिएक्शन के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर आपको चेन रिएक्शन बनानी है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए। एक तो आपको सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स अच्छी एनर्जी के चाहिए। अब ज़्यादा एनर्जी भी नहीं होनी चाहिए कि वो अटैक किए बिना निकल जाएं, इसको हम देखेंगे आगे। और बिल्कुल वही एनर्जी होनी चाहिए जिससे ये न्यूट्रॉन को टकरा पाएँ और तोड़ पाएँ। और दूसरा, आपको सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर यूरेनियम भी चाहिए, क्योंकि यूरेनियम होगा तभी तो ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू रह पाएगी, अदरवाइज ये कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, इसको समझे ध्यान से, तो शॉर्ट टाइम की अगर हम बात करते हैं 10⁻⁻⁶ सेकेंड के आसपास, तो इस समय तक तो आप रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। इतने कम समय के लिए रिएक्शन कंट्रोल नहीं होती।
देयर इज नो कंट्रोल। आप देख ही रहे हैं कि सब डेटा इंपॉर्टेंट है और ये फिक्स है, फैक्ट है, तो आपको याद ही करना है। देयर इज नो कंट्रोल इन चेन रिएक्शन। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन चेन रिएक्शन। इस चेन रिएक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है रिप्रोडक्शन फैक्टर। और ये रिप्रोडक्शन फैक्टर जो होता है, इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये K बराबर होता है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन फैक्टर। अगर और दूसरा जो होता है वो होता है क्रिटिकल मास। दोनों बातें अभी हम समझेंगे। क्रिटिकल साइज या क्रिटिकल मास भी कहते हैं। तो टू सस्टेन चेन रिएक्शन, यानी चेन रिएक्शन को लगातार करने के लिए आपको यूरेनियम की कुछ क्वांटिटी मिनिमम चाहिए ही चाहिए। टू सस्टेन द चेन रिएक्शन इट इज रिक्वायर्ड क्या चाहिए आपको, आपको ये चाहिए कि एक तो यूरेनियम सही क्वांटिटी के अंदर हो, और साथ में आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कंट्रोल करने चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कंट्रोल होते हैं कहाँ से, रिप्रोडक्शन फैक्टर से। ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस K की वैल्यू 1 होती है तो उसे आप कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू करेगी। अगर K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहलाती है, जो हमने ऊपर लिखा था 2 तरह की चेन रिएक्शन। और अगर K की वैल्यू 1 से कम है तो ये चेन रिएक्शन रह ही नहीं पाती, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 तरह की चेन रिएक्शन हमारे काम में आती है। इसमें से जो कंट्रोल होती है, इससे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। और अनकंट्रोल का यूज़ करते हैं हम किसमें, एटम बॉम्ब में। तो कंट्रोल और अनकंट्रोल इस तरह से इसमें ये काम में आता है। ठीक है।
लिखते रहिएगा साथ साथ में। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए के की वैल्यू 1 होती है। के की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि जिस रेट से न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन होता है उसी रेट से न्यूट्रॉन्स का लॉस भी होता है, ताकि न्यूट्रॉन्स की संख्या ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहे। तो इस रिएक्शन को हम कंट्रोल चेन रिएक्शन की कैटेगरी में डालते हैं, जिसमें के की वैल्यू 1 रहती है। इसके आगे जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या क्या होता है यह तो आप जानते ही हैं, अपने आप पढ़िएगा, आप इसको 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ये आप जानते हैं। थोड़ी थोड़ी बेसिक बेसिक बातें मैं इसमें लिखवा देता हूँ जो आपके काम की बातें होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड टू कन्वर्ट न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है ना। और सबसे पहले इसको यूज किया था या फिर इसको एक्सप्लेन किया था, या ये मान लीजिए कि इसको डिस्कवर किया था फर्मी ने, एनरिको फर्मी। इसमें जो फ्यूल यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस हम लेते हैं उसको हम फ्यूल कहते हैं। ठीक है ना। फ्यूल के रूप में हम जनरली यूज करते हैं यूरेनियम 235, और ये अवेलेबल नहीं है तो हम प्लूटोनियम भी यूज करते हैं 239। ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है तो U235 मोस्ट कॉमन है। इस न्यूक्लियस को हम यूज करते हैं फिशन पर्पस के लिए। ठीक है ना। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जो कुछ एक पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है मॉडरेटर, एक होता है इसके अंदर कंट्रोल रॉड्स, और एक होता है इसके अंदर कूलेंट। इनके रोल क्या होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको बनाना आएगा नहीं, क्या क्या यूज है। मॉडरेटर किस काम आता है? मॉडरेटर जो होता है वो फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के काम में आता है। इज यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। और कंट्रोल रॉड्स क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स की संख्या को कंट्रोल करता है। कूलेंट जो होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो कूलेंट जो होता है वो इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब हीट। जो इस रिएक्टर के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो ये तो इनके रोल होते हैं। मॉडरेटर की फॉर्म में कौन कौन काम में आता है? ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स को ये स्लो करने के काम में आते हैं। तो कौन कौन से मॉडरेटर के रूप में कौन कौन से काम लिए जाते हैं? एक तो हैवी वाटर, यानी कि D2O जनरली काम में आता है, या फिर ग्रेफाइट, ये मॉडरेटर की फॉर्म में काम में आते हैं। कंट्रोल रॉड्स में कैडमियम की रॉड्स होती हैं, बोरोन या कैडमियम की।
जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और कूलेंट की फॉर्म में भी जनरली हैवी वाटर या वाटर यूज में होता है। या तो आप वाटर यूज करते हैं हाई प्रेशर पर, हैवी वाटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ये इनका रोल है, और ये हम बताते हैं कि कैसे कैसे हम इसको, ठीक है ना। कुछ एक एडिशनल जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं वो हम इसके अंदर अलग से याद करें, जो नीट में कई बार पूछे गए हैं। फास्ट ब्रीड रिएक्टर क्या होते हैं, या फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स कौन से होते हैं? ये वो रिएक्टर्स होते हैं जिनके अंदर फ्रेश प्लूटोनियम 239 यूज किया जाता है फ्यूल की फॉर्म में। ठीक है ना। तो इन रिएक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो आपको पता है, न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने आपको समझा दी है, पार्ट्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं। ठीक है। और फास्ट जो ब्रीडर रिएक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम यूरेनियम से ही प्लूटोनियम पहले बनाते हैं और प्लूटोनियम को हम फिर फ्यूल के फॉर्म में यूज करते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स जो होते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हमें नेचर में मिलता है, नेचर में हमें U238 मिलता है, यूरेनियम U238, है ना। और यूरेनियम U238 को हम कन्वर्ट करते हैं किस में? प्लूटोनियम में। और प्लूटोनियम से फिर हम आगे न्यूक्लियर रिएक्शन बनाते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर पहले क्या होता है, यूरेनियम 238 होता है। इस यूरेनियम U238 से हम बनाते हैं प्लूटोनियम 239, और फिर इससे हम क्या बनाते हैं? चेन रिएक्शन। कौन सी चेन रिएक्शन? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो ये प्रोसेस जिस रिएक्टर में होता है, तो मेन फ्यूल अगर आप देखा जाए तो बेसिक फ्यूल तो यही होता है क्योंकि आप इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन के लिए ये फ्यूल होता है। इसलिए मैंने बोला है कि इसके अंदर प्लूटोनियम 239 को आप फ्यूल फॉर फिशन रिएक्शन। कैसे होता है इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जो नेचर में मिलता है आपको U238, पहले इस पर हम न्यूट्रॉन का अटैक करवाते हैं, और न्यूट्रॉन का अटैक कराने के बाद में एक इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बनता है 239 यूरेनियम का, और ये तुरंत प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में दो हमें बीटा पार्टिकल्स भी मिलते हैं। ठीक है ना। अब इससे हम आगे भी चेन रिएक्शन कंटिन्यू रखते हैं, जो न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, फिर आगे फिर इस पर न्यूट्रॉन की बौछार करेंगे तो फिर ये टूट जाएगा, फिर
ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है कि प्लूटोनियम 239 जो होता है ना, इसका क्रिटिकल साइज छोटा होता है, या ये बोलते हैं कि क्रिटिकल साइज, तो कम मास से भी काम चल जाता है। क्रिटिकल साइज ऑफ प्लूटोनियम 239 जो होता है वो स्मॉलर देन यूरेनियम 235, तो कम वजन में आपका काम चल जाएगा, कम मास में आपका काम चल जाएगा, इसलिए आप इसको यूज करते हैं। तो इससे आप बॉम्ब भी बना सकते हैं, क्योंकि बॉम्ब के अंदर आपको हल्कापन चाहिए, तो देयरफॉर दे कैन बी यूज्ड इन बॉम्ब ऑल्सो। तो इससे आप न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में दो खास बातें और होती हैं। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में दो इंपॉर्टेंट बातें और होती हैं। पहली बात तो ये होती है कि इसके अंदर मॉडरेटर नहीं होता, और दूसरा, इसके अंदर जो कूलेंट होता है वो लिक्विड सोडियम होता है, लिक्विड सोडियम यूज्ड एज कूलेंट। क्रिटिकल साइज कम है इसके अंदर, और न्यूट्रॉन्स को हमें एब्जॉर्ब कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए न्यूट्रॉन्स का हमें सॉरी न्यूट्रॉन्स की संख्या कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्रिटिकल साइज कम है, तो सारे के सारे न्यूट्रॉन्स भी अगर पार्टिसिपेट करें तो छोटे मास में भी आपको अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। जैसे प्लूटोनियम है आपके पास में यहाँ पर, और हर न्यूट्रॉन जो निकला है वो सारे के सारे न्यूट्रॉन इसके अंदर आपको स्लो करने की ज़रूरत नहीं है। यूरेनियम U-235 के अंदर आपको न्यूट्रॉन्स को बहुत स्लो करना पड़ता है, इसमें आपको न्यूट्रॉन्स को स्लो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब न्यूट्रॉन्स को इसमें स्लो नहीं करना पड़ता। टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स is not required in, इसलिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। न्यूक्लियर फिशन ही मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और साथ में न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ करके चैप्टर खत्म हो ही गया है ऑलमोस्ट। फ्यूजन तो छोटा सा ही है। हाँ, इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी आपको पूरी एज इट इज याद करनी है जो मैंने आपको समझाई है। इसको आप एक बार फिर ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा, इन सब बातों को लिखिएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा और समझिएगा, तब आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।